गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय राय आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ मैं सामने लेकर आया हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे कमेंट करते थे, हमेशा पूछते थे कि सर जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट मार्क्स नहीं आता। जैसा कि बात करें रीजनिंग की और मैथ की, इसमें तो मार्क्स दिख जाते हैं पढ़ने के बाद, बट जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि इसको पढ़ें और कितना भी कवर करने की कोशिश करें, कवर भी नहीं होता और उसमें मार्क्स भी गेन नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान तरीके से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई सेलेक्टिव होनी चाहिए। इसमें कंटेंट छांटने की ज़रूरत है। अगर आप विदाउट कंटेंट छांटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो कभी आप जीएस में मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए मैंने एसएससी के, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, टेट, एसएससी जेई एंड अदर वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर को उठाया है और 10 to 15 ईयर के प्रीवियस ईयर को उठाकर मैंने उन टॉपिक्स को छांटा है। तो मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको 100% लाभ मिलेगा। उन टॉपिक्स को पहले आप देखिए और आपके लिए मैं वो सारे टॉपिक्स को बाय ट्रिक बाद में लाऊंगा और वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी इफ़िशियंसी इंप्रूव हो जाएगी और एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की चांसेस 100% हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं जीएस का। जीएस में किस तरह से हमको प्रिपेयर्ड रहना है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर जीएस की हम बात करें सिंपली, तो आपको मैं बता दूं, अगर 100 मार्क्स का जीएस आ रहा है तो किस तरह से इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं उसको समझिए आप। 100 मार्क्स के जीएस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अगर सिलेबस की बात करें, तो इसके सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक है 80% और दूसरा है 20%, 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और अगर मार्क्स की बात करें तो आप याद रखिए, ये जो 80% वाला सिलेबस है, यहाँ से वनडे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का। बट ये जो 20% है, यहाँ से एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का, ठीक है। ये 80 मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन 20% सिलेबस से आपका 70 मार्क्स आता है और 10 मार्क्स का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे अवार्ड फंक्शन एंड राष्ट्रपति और अदर थिंग्स रहती है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये 20% जो है सिलेबस ये आज बताने जा रहा हूँ, इसको आप समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। ये पूरी एनालिसिस है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम आपका स्वागत करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक को वन बाय वन बताना। तो देखिए, हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने बताया 20% में आते हैं। उस 20% सिलेबस में वन बाय वन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रसिद्ध मंदिर एवं उसके स्थान। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रसिद्ध मंदिर एवं उसके स्थान की, तो आपको पता ही होगा, अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे या लास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस की होगी तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे कि आपको मैं बता दूं, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो वो कोणार्क में है। तो ये सब चीज़ें, जो कैलाश मंदिर है एलोरा में है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तिरुपति मंदिर हो गया हमारा, चित्तूर में है, सारनाथ मंदिर। तो डियर फ्रेंड्स, इन सब मंदिरों को आपको रट लेना है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी आप खुद एनालिसिस करिएगा किसी भी पेपर को उठाकर, तो मंदिर एवं उसके स्थान के नाम 1 मार्क्स में 1 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो इस जीएस के 50 मार्क्स में यहाँ से 1 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना। जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर नियर अबाउट 28 से 29 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं और सब में से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स करते करते आप 29 तक पहुंच सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक स्किप भी कर गए तो 25 तक आप पहुंच जाएंगे। 25 का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप केवल इन टॉपिक्स को पढ़ के 25 मार्क्स लेते आए और करंट अफेयर से अगर आपने 10 मार्क्स उठा दिए तो 50 में से 35 नंबर आप समझ सकते हैं जीएस में बहुत होता है, ठीक है। अब चलिए हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है प्रमुख दर्रे, ठीक है।
तो प्रमुख दर्रे की बात करें तो आपने देखा होगा ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन दर्रों से मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि सिक्किम के दर्रे पूछ लिए जाते हैं कभी, ठीक है, जैसे नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा है, ठीक है। इसी तरह से और भी उत्तराखंड के दर्रे। तो इस तरह से हम प्लेस और उसके दर्रे हमको याद होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन दर्रे से मिल जाता है, ठीक है। माना दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, ये सब कहाँ है? हमारा उत्तराखंड में है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं ये सारे दर्रे बाय ट्रिक आपके मैं टिप पे रख दूंगा। आप बस एक बार हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में देखेंगे कि सारे वीडियोस को मैं एक प्लेलिस्ट में कंबाइंड करके रखा हूँ। वहाँ पर आप जाएंगे तो ट्रिक वाइज सारे वीडियोस आपको रटा दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश होता है। कौन सा? प्रमुख दर्रे। ये मैंने बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्ड टॉपिक की अगर बात करें तो स्टेडियम के नाम और शहर, ठीक है। तो स्टेडियम के नाम और शहर में देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है खेल से संबंधित। करंट अफेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। करंट अफेयर का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि किसको कौन सा प्राइज़ मिला, कौन जीता, कौन हारा, ठीक है, स्कोरिंग प्राइज़। बट मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ? अभी बात कर रहा हूँ स्टेडियम के नाम और शहर, ठीक है। तो स्टेडियम के नाम और शहर की बात करें, जैसे ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जैसे वानखेड़े स्टेडियम हो गया, मुंबई में है, ठीक है। ईडन गार्डन बहुत ही फेमस स्टेडियम है, हमेशा मैच वहाँ होता रहता है, कोलकाता में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ठीक है। जैसे फिरोज शाह कोटला बहुत ही फेमस स्टेडियम है, दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ें हमें पता हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं जानते। जैसे चिदम्बरम स्टेडियम हो गया, वो चेन्नई में है, ठीक है। तो कुछ लोगों को आप में से पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं। तो इन स्टेडियम्स को, ठीक है, और कहाँ पर ये हैं, ये भी आपको सब मिल जाएगा बाय ट्रिक। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में। चलिए अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक हमारा कवर हो गया, तो देखते हैं फोर्थ टॉपिक क्या है। तो देखिए जो फोर्थ है हमारा वो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या बोला मैंने? विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जी हाँ, आपने देखा होगा कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसका ट्रेंड कभी नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है कहाँ पर है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कहाँ है? रोम में है, ठीक है। रोम में कहाँ पर? इटली में, ठीक है। इटली में जो रोम प्लेस है वहाँ पर हमारा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है। विश्व डाक संगठन की अगर हम बात करें तो वो स्विट्जरलैंड वान में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो वो वाशिंगटन में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें 1 मार्क्स कंटेन करती हैं, ठीक है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से 1 करके अगर हम काउंट करें तो 4 नंबर्स हमारे ऐड हो चुके हैं केवल इन सब टॉपिकों से। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर फोर्थ टॉपिक की हम बात करें तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक जो है वो क्या है? घास के मैदान। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है घास के मैदान। देखिए इससे क्वेश्चंस मैंने देखा प्रीवियस ईयर में कि ये ऐसा टॉपिक था जिससे क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहे, बट 1 ईयर के गैप में आ रहे हैं। जैसे कि 1 ईयर आया, 2014 में आ गया, फिर 15 में नहीं आया, फिर 16 में आ गया, ठीक है। तो 16 में आ गया, फिर 17 में नहीं आके 18 में आ गया, कभी कभी कंटिन्यूस भी रिपीट हो गए हैं। तो ये टॉपिक इन सब कितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं कहूँगा कि इसके भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो हमारा ये मार्क्स इंप्रूव कर देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं घास के मैदान। आपको पता होगा अगर आपने इसे पढ़ा होगा। तो एक होता है शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधी घास के मैदान। तो जो हम शीतोष्ण की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जैसे प्रेयरी हो गया, पंपास हो गया, स्टेपी हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर है? प्रेयरी जैसे उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। तो मे बी ये आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको याद कराया जाएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय घास के अगर मैदान की बात करें तो जैसे पटाना हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ना जाने कितनी बार आया है। तो ये पटाना कहाँ पर है घास का मैदान? ये हमारा श्रीलंका में है, ठीक है। सवाना घास का मैदान ये कहाँ पर है? ये हमारा उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो घास के मैदान है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गैपिंग में आता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब 6वें टॉपिक पे चलते हैं, 6th पे। तो देखिए हमारा 6th टॉपिक क्या है? ये है इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो अगर इस्पात संयंत्र की बात करें हम तो ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपसे कहूँगा कि ये पूरी मेरी एनालिसिस है 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर की, और आपको भी एक बार जज करना है तो उसे देख लीजिएगा।
और आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपने एनालिसिस की होगी तो देखा होगा कि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस्पात और संयंत्र की अगर बात करें तो आपको पता है हमारा भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बहुत ही फेमस है। इसके राज्य पूछे जाते हैं किस राज्य में है और किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से ये बना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे भिलाई स्टील प्लांट हमारा हो गया, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है हमारा, किस राज्य में है, ये छत्तीसगढ़ में है। और अगर बात करें किस देश की सहायता से बना था, तो रूस की सहायता से बना था, आपको याद होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा। उसके बाद बात करें राउरकेला राउरकेला प्लांट की, तो देखिए राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला की बात करें तो वो उड़ीसा में है। ठीक है, और किसने इसे बनाने में मदद की थी, किस कंट्री ने, तो वो जर्मनी था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, टाटा स्टील प्लांट, कई सारे प्लांट्स हैं। तो उन सब में से एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अब 7वें टॉपिक पे, अपने 7वें टॉपिक पे। तो देखते हैं 7वां टॉपिक क्या है। 7वां टॉपिक आपका है पुस्तक और उसके लेखक। ठीक है, तो देखिए पुस्तक और उसके लेखक अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है कि नहीं। ये हम ऐसा नहीं है कि एक बार याद करके बैठ गए तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि हर साल कई बुकें लिखी जाती हैं और उसके कई राइटर आते रहते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ट्रेंड में बना रहता है करंट अफेयर के। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पुस्तक और उसके लेखक। तो इसका क्या है कि करंट से आप अपडेट रहिए। अगर आपने पहले तैयार भी किया था तो उसे भूल जाइए। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पुस्तक लिखे गए हैं वो नहीं आते यहाँ पर। करंट में पुस्तकें लिखी जाती हैं, पब्लिश होती रहती हैं, तो वो और उसके राइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर इस समय हम अभी करंट की बात करें लास्ट 6 मंथ की, तो जो बुक लिखा गया है गांधी इन चंपारण। ठीक है, और अगर इधर बात करें इंडिया 2020 किसने लिखा था, ठीक है, तो उसके लेखक कौन थे इंडिया 2020 के, वो अब नहीं रहे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये बुक बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक थे, बहुत ही सम्मानीय आदमी थे। ठीक है, आपको पता होगा कि कितना सहयोग है देश को आगे बढ़ाने में इनका। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे हैं, जैसे हर्षचरित कादम्बरी हो गया, इसे बाणभट्ट ने लिखा था। तो ये सब हमारी पुरानी पुस्तकें हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नई पुस्तकों की बात करें जो करंट में अपडेट रहती हैं तो उसमें भी आपको कई सारी बुकें मिल जाएंगी। तो चलिए हम आपको, हमारा बस उद्देश्य ये था कि आपको इससे याद करा दें कि ये चीज़ें भी आप छोड़ के न जाएं एग्ज़ाम में। क्योंकि होता क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम वो चीज़ें नहीं पढ़ते जो हमें पढ़नी चाहिए। तो आपसे मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में इसे बिना तैयार किए अपीयर ना हो। तो चलिए हम अब 8वें टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा 8th टॉपिक है वो क्या है, वो ये है, देखिए गंगा यमुना की सहायक नदियाँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नदियों की तो ऐसे तो बस गंगा यमुना की बात नहीं होती है। हमारा जो मैप है इंडिया का, इंडिया के मैप में देखिए नदियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इंडिया के मैप में नदियाँ बहुत सारी हैं, उन सारी नदियों से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों लिखा गंगा यमुना की सहायक नदियाँ, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ देखा कि नदियों में भी जो ये सारी नदियाँ हैं, इन नदियों में भी अगर देखा जाए तो गंगा यमुना से रिलेटेड और उनकी सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नदियाँ आप एक बार पढ़ लें पूरा तो बहुत ही बेटर है, बट अगर पूरा आपको नहीं याद होता है तो इनकी सहायक नदियाँ तो आपके टिप पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको अगर याद होगा तो देखिए ये कहाँ से पास होती है हमारे मैप में। आपको अगर ग्राफ याद होगा तो, अगर हमारा ये मैप है इंडिया का, तो आपको पता होगा यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और इधर से होते हुए ऐसे जाती है। तो कहाँ कहाँ से पास होती है ये हमारे रामगंगा, कोसी, गंडक, यमुना, घाघरा, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये जो हमारी गंगा नदी बह रही है इसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, रामगंगा, कोसी, गंडक, यमुना और घाघरा। ठीक है, इसी तरह से हम यमुना का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बताने आया हूँ, मैं सिलेबस को पढ़ाने नहीं आया हूँ। तो मैं हल्का हल्का आपको बस हिंट दे रहा हूँ। चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और वीडियो में आगे आप देखेंगे बाय ट्रिक कैसे मैंने याद कराया है। देखिए मुझे भी बाय ट्रिक ही याद है, मुझे सब कुछ जितना ये 29 टॉपिक्स लिख रहा हूँ बाय ट्रिक एक एक वर्ड टिप पे है। इसलिए ये चीज़ आपके टिप पे अगर आ जाएगी तो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप किसी एग्ज़ाम को निकाल ले जाएं। तो चलिए अब 9th टॉपिक पे चलते हैं। देखिए 9th टॉपिक हमारा है क्या, उसे देखते हैं। ये है हमारा वन्य अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते होंगे। वन्य अभ्यारण्य जो है और राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं। पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो आपको पता होगा, जैसे कुछ फेमस है मैं आपको बता दूँ, अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है,
तो ये कहाँ पर है, ये असम में है। ठीक है, तो ये सब ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जो आपको पता होंगे। ठीक है, जो बार बार जैसे एग्जाम में आते हैं तो हमें याद हो जाता है। ठीक है, जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये हमारा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो और रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है, ये हमारा राजस्थान में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब बहुत ही ट्रेंड में है रहती हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया जो आपको याद होगा, बट कुछ ऐसे भी हैं जो आपको मे भी याद ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें सुंदरवन की तो वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से कई सारे हैं। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर तो बहुत फेमस है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर शेर रखे जाते हैं कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर लेते आया आपके सामने। चलिए अब 10वें पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इतने टॉपिक्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी लें, क्योंकि नेक्स्ट पे मैं चलूँगा तो ये पेज हट जाएगा। इसको कहीं आप अगर लिख लें तो और भी बेटर है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको तैयार करना ज़रूरी है एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो हमारा 10th है, 10वां टॉपिक, वो ये है कि देखिए विश्व के प्रमुख रेगिस्तान व उनकी स्थिति। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब देखिए हम जियोग्राफी पे थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। अभी तक हमने गंगा की बात की तो आपने देखा कि जियोग्राफिकल अगर हम देखें यहाँ का भौगोलिक स्थिति, जो वहाँ पर हमारी जो नदियाँ बहती हैं उनकी सहायक नदियों की हमने बात की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर देखिए अब हम प्रमुख रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे जियोग्राफी का एक पार्ट है। तो इसमें देखिए इससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे तो आपको पता होगा। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सहारा हो गया। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान तो वो कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। अगर हम थार की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थार कहाँ है, हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, एकदम बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अटकामा की बात करें, चिली में है। तो ये सब चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको कुछ याद भी होंगी, और कुछ अगर भूल रहे होंगे तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, बाई ट्रिक उसको याद कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारे वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके इस 29 टॉपिक को आपको याद करा दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और आपकी इफिशियंसी को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 11th पे। तो जो 11वां टॉपिक है, हम अगर उसकी बात करें तो है हमारा पठार और देश। ठीक है, ये भी जियोग्राफी का ही टॉपिक है। देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर पठार और देश की बात करें तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, पूछता है कि छोटा नागपुर का पठार किस देश में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार किस देश में है बताइए, ये कहाँ है, भारत में। आप इंडिया में रहते हो, ये तो आपको याद ही होगा। बट अगर तिब्बत के पठार की बात करें तो वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि तिब्बत उसमें नाम आ जाता है। बट अगर ऐसा है कि पामीर का पठार, ठीक है, तो पामीर का पठार कहाँ है, पामीर का पठार हमारा तजाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस तरह से ये पठार भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल रेडी करके तब एग्जामिनेशन में बैठेंगे। चलिए अब 12 टॉपिक की बात करते हैं, 12वें की। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि भारत के द्वीप और उनकी स्थिति। ठीक है, तो देखिए भारत के द्वीप की बात करें और उनकी स्थिति की बात करें, ये भी एक जियोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, एक्चुअली देखा जाए तो इन्हीं सब के टॉपिक्स को उठाकर रखा गया है, जो बहुत ही वास्ट हैं। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ तो रहे हैं बट चीज़ें याद भी नहीं हो रही हैं और मार्क्स भी गेन नहीं हो रहे। तो वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व कैसे होंगे, यहीं से होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का निचोड़ आपको यहाँ दे दिया जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का निचोड़ दे दिया जा रहा है कि क्या आप पढ़ें तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, आपका अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, भारत के द्वीप और उनकी स्थिति, ये भी कहाँ का टॉपिक है, जियोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, हमारा भूगोल का टॉपिक है। तो ये तो बहुत ही ट्रेंड में रहता है, तो मे भी आपको याद भी होगा। ठीक है, तो जैसे श्रीलंका द्वीप कहाँ है, ठीक है, तो हिंद महासागर में है, आपको ये पता होगा। तो द्वीप की स्थिति हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आपको जैसे बोर्निया पूछ दिया, बोर्निया द्वीप कहाँ पे है, तो वो भी हिंद महासागर में है। और बात करें न्यू गिनी कहाँ पे है, न्यू गिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे है, हमारा प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो इस तरह से जो द्वीप हैं हमारे, और वो कहाँ पर स्थित हैं, जैसे ब्रिटेन द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, बताइए ब्रिटेन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये अटलांटिक में स्थित है। ठीक है, तो अगर आगे बात करें तो कई सारे द्वीप हैं ऐसे। ठीक है, तो बाई ट्रिक चीज़ें आप याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए याद करना चीज़ों को थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम याद करने के बाद अगर रिवीजन करना भूल जाएं, छोड़ दें,
तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो उनको बार बार रिमेंबर रखने के लिए ट्रिक बनाया जाता है, ठीक है, चीज़ों को हम कैसे आसानी से मेमोराइज़ कर ले जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको हर एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 13 पे, 13वें क्वेश्चन पे, कृषि और फसलें, ठीक है। तो कृषि और फसलों की अगर हम बात करें तो याद रखिए इनको जो है कि कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे जायद की फसल हो गई हमारी, ठीक है, खरीफ की फसल हो गई हमारी, और नकदी की फसल हो गई। तो ये 3 फसलें हैं, और चौथा हमारा कौन सा है, रबी की फसल। तो इनको सीजन वाइज अलग अलग समय पे बोया जाता है, अलग समय पे काटा जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस टाइम पर इनको बोया और काटा जाता है, और साथ साथ में इसके अंडर में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर देखिए बात करें जायद की, तो इसमें तरबूज आता है, खरबूज आता है, ककड़ी आती है। आपको पता होगा अगर आप कृषि एरिया से बिलोंग करते होंगे, गांव क्षेत्र से, जैसा कि मैं हूं, तो विलेजर्स एरिया में देखिए जो लड़के रहते हैं उनको इन सब चीज़ों को याद करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सीजन सीजन पे क्या बोया जाता है उन्हें पता होता है, ठीक है। तो इस तरह से जायद की फसल में ये सब आता है। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में हमारा अरहर हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ये सब एक ही सीजन में बोया जाता है। और नकदी की फसल की बात करें तो कपास, गन्ना, जूट, ये सब आते हैं, ठीक है। और अगर रबी की फसल की बात करें तो हमारा आलू हो गया, जौ हो गया, सरसों, चना, ये सब बोया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब अगर आपको याद नहीं है या फिर प्रॉब्लम होती है तो इन सब के भी बहुत ही आसान ट्रिक हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को सामने हम लाएंगे अपने वीडियोज़ में, ठीक है। एक प्लेयर लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है प्लेयर लिस्ट हमारे इसी चैनल पे। आप खोल के जाएंगे तो उसमें ट्रिकी वीडियो नाम से है, तो उस पर आप जाएंगे तो ओपन करेंगे तो ये सारी टॉपिक्स आपको 29 1 बाई 1 मिलेंगे, ठीक है। और उस 29 टॉपिक में आप देखेंगे कुछ पढ़े हैं वीडियोस और कुछ नहीं पढ़े हैं, तो जो पढ़े हैं उसको आप अभी देख लेंगे, और मैं धीरे धीरे 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखेंगे और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे और 100% एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा जो 14वां टॉपिक है, महापुरुष एवं उनके समाधि स्थल, ठीक है। तो महापुरुषों के समाधि स्थल जो है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी कुछ उसी तरह से है जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह से कि कंटिन्यूसली नहीं आता, ठीक है। जैसे 2014 में रिपीट हुआ, फिर 15 में नहीं, 16 में रिपीट हुआ, ऐसे करके। तो इस ये इन सब टॉपिकों से, जैसे कि कृषि फसलें हो गई, द्वीप हो गए, पठार हो गए, इन सब से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे स्किप करेंगे। मैंने इसीलिए 29 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं, 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली नहीं आते, ठीक है। 1 बाई 1 गैप करके आते हैं, बट आते तो हैं, तो इसे हम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें से जैसे महापुरुष के समाधि स्थल की बात है, तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी का। अगर समाधि स्थल पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है, राजघाट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। और जवाहरलाल नेहरू का अगर पूछें इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो शांति वन में है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इंदिरा गांधी का पूछ लिया, राजेंद्र प्रसाद का पूछ लिया, तो राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा, कहाँ पे बना है, ये बना है महाप्रयाण में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इस तरह से देखिए चीज़ें बहुत हैं, उसको याद कैसे करना है आप देखेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि इन सब टॉपिक्स को अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। इसको याद करने के बाद कुछ चांसेस आपके ज़रूर बन जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि आप 50 में से 25 नंबर से 25 से 30 नंबर यहाँ से आप गेन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फाइट होगी उस 80% सिलेबस की, ठीक है। उसमें क्या पढ़ना है वो भी एक वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन आप जीएस पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले इन टॉपिक्स को आंख मूंद कर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही हैं। अगर आप 80% सिलेबस के पीछे भागने लगे, ये 20% छोड़ दिया, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कभी टेस्ट सीरीज में बैठिएगा, अगर रियल एग्जाम में नहीं बैठे हैं और बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि जीएस में आपके कितने मार्क्स आते हैं। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अच्छे से समझ के टॉपिक्स को कवर किया है उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, बट जो स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ने लगते हैं उनके मार्क्स नहीं आते। तो आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इन सारे टॉपिक्स को छाटा हूँ 1 बाई 1 और आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, 15वें की। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा भारत के नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला था, देखिए पिछला टॉपिक जो हमारा आया था वो आया था कि जो भारत की नदियाँ ऐसे जा रही थी उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उससे मिलती हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं। बट अब ये न पूछ के एक क्वेश्चन और भी मैंने देखा बहुत ट्रेंड में है कि जो नदियाँ बह रही हैं उसके किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं। ये नदियाँ बह रही हैं तो कौन कौन सा नगर इसके आजू बाजू स्थित है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आपको देखिए अगर मैप याद है इंडिया का तो बहुत ही बेटर है।
और जो ट्रिक इसमें बनेगा उसमें आपको मैप पहले ही लर्न करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैप याद है तो चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इंडिया का मैप अगर आपको याद है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि इस इंडिया के मैप में नदियाँ कहाँ से बहती हैं, अगर ये सब आप जान गए कौन सी नदी कहाँ से बह रही है और उसके राज्य अगर जान गए कहाँ पर स्थित है, तो आपके 3-4 मार्क्स तो बस यही लेते आता है। तो हमारे जो वीडियोस हैं ट्रिकी वीडियोस, उसमें सबसे पहले आपको यही बताया गया है कि जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो नदियाँ कहाँ कहाँ से बह रही हैं, इसके राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं। बस एक बार आप वीडियो को देखेंगे ये सारा मैप आपके माइंड पे छप जाएगा और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो यहाँ जो भारत की नदियों की हम बात करें और उनके किनारे स्थित शहर की अगर बात करें, तो देखिए जैसे ताप्ती नदी है तो किसके किनारे स्थित है वो, तो ताप्ती नदी हमारी सूरत के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गोदावरी नदी आप जानते हैं, इसको पुरानी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा, बहुत ही फेमस नदी है ये। तो गोदावरी नदी की बात करें अगर हम, तो ये कहाँ स्थित है, तो नासिक में स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सरयू नदी की बात करें तो ये अयोध्या में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही ट्रेंडिंग रहती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। इसका आइडिया मुझे भी तब लगा जब अच्छे से रिसर्च किया गया प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर करके बैठिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर 16वें टॉपिक की हम बात करें तो 16वां हमारा क्या है, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, ठीक है। तो देखिए खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल की अगर बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितना अहम योगदान रखता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो बहुत सिंपल नहीं बनते। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं पूछेगा विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं, वो दुनिया को पता है यहाँ पर क्रिकेट कितना पॉपुलर है, तो लोग जानते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। तो वो आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब जैसे आपने एक मूवी देख ली मिल्खा सिंह, वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो धावक थे। तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के, इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन जब आए हुए हैं तो आसान क्वेश्चन नहीं बने हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा कठिन होता है। रोहन बोपन्ना जो हैं टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये हमें पता है। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये हमें पता है। महेश भूपति टेनिस के खिलाड़ी हैं। बट देखिए क्वेश्चन मैंने देखा क्या कि क्वेश्चन पूछा गया था हमारा विकास गौड़ किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, विकास गौड़ किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। गगन नारंग किससे संबंधित हैं, निशानेबाजी से। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित हैं। तो ये सब चीज़ें जो पूछी गई थी डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि ये रिपीटेड हैं और एक क्वेश्चन इसे मिल जाते हैं हर बार, ठीक है। तो इसे भी आप याद करके रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं 17वें की। तो 17वां हमारा जो है भारत के जल प्रताप, ठीक है। तो भारत के जल प्रताप की अगर बात करें हम, तो भारत के जल प्रताप से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो भारत के जल प्रताप भी उतना ट्रेंडिंग नहीं है। देखिए 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत ट्रेंड में नहीं रहते हैं। तो भारत के जल प्रताप भी ऐसा है कि 1 ईयर गैप करके आता है, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंस है इसकी भी, जब आ रहा है तो इसे याद करके ही बैठें, क्यों हम 1 मार्क्स अपने गंवाएं, ठीक है। तो जल प्रताप की अगर बात करें तो भारत के जल प्रताप जैसे कि हमारा हो गया गोकक, तो वो कहाँ है, कर्नाटक में, और गोकक नदी से बहता है, ठीक है, ये है। और हुंडरू है, वो स्वर्णरेखा नदी से है और कहाँ है, झारखंड में है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम है हमारा कावेरी में। शिव समुद्रम तो बहुत ही फेमस है, जैसे शिव समुद्रम हो गया और धुआंधार हो गया। तो धुआंधार जल प्रपात और शिव समुद्रम आपको पता होगा कावेरी में है। धुआंधार वाला कहाँ है, नर्मदा में है। ये सब कहाँ से, जियोग्राफी से है, ठीक है। तो जियोग्राफी बाई मैप आप अगर रिकॉल किए होंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपका भारत के जल प्रताप। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 18वें पे। 18वां हमारा क्या है, प्रमुख देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस उठते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर हम बात करें प्रमुख देश और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन की, ठीक है। आप जानते हैं भारत और चीन के मध्य हमेशा जो है खींच तनाव रहता ही है, जिसमें पाकिस्तान हमेशा अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए हम बात करें अगर भारत और चीन की, तो इसमें का जो इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो क्या हैं, मैकमोहन रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। तो वो इन दोनों को बांटती है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो ड्यूरंड रेखा है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा है, ये तो आपको पता ही होगा। भारत और पाकिस्तान का जो है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रेखा है कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है, हमेशा न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो रेखाएं हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रमुख देश और अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा 19वां टॉपिक। तो 19वां टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल। ठीक है, देखिए खास बात ये है कि जो स्टेट एग्जाम आते हैं हमारे, उसमें ये बहुत ही अहम योगदान निभाता है। ठीक है, तो जो हमारे स्टेट के एग्जामिनेशन है उसमें हमको मुख्यमंत्री या राज्यपाल से एक क्वेश्चन हमेशा दिख जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने याद कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया, तो हमको अपडेट रहना पड़ेगा और मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप यूपी में बैठते हैं या किसी अदर स्टेट एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भारत के लोक नृत्य। ठीक है, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर से अब उठाया है हमने टॉपिक। तो ये जो है हमारा, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। लोक नृत्य हमेशा पूछता है, भारत के लोक नृत्य लगभग आ ही जाता है एक क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बहुत ट्रेंड में रहता है। और इसकी बात करें तो आपको पता भी होगा, जैसे असम का लोक नृत्य क्या है हमारा, तो बिहू है, कली गोपाल है कि नहीं। तो ये आपको शायद याद भी होगा। और बायोट्रिक भी बहुत सारे वीडियोस पे ऑलरेडी इसके पड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें आपको आसानी से मिल गई होंगी। बट ऊपर के जो सारे टॉपिक्स बताए हैं वो बायोट्रिक मुश्किल है मिलना। ठीक है, तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है टॉपिक, तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो जो हमारा भारत के लोक नृत्य हैं उसमें जैसे कि हमने बता दिया, असम का क्या है, बिहू, कली गोपाल। ठीक है, इसी तरह से गुजरात का बहुत फेमस है गरबा, और कौन सा, डांडिया। तो आप ये भी जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से 1 बाय 1 एग्ज़ाम की नस टूटती जा रही है। यहाँ पे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 21 शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए मैं बात करूँ अगर लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की, तो दोनों में से एक क्वेश्चन दिखा है हरियर। देखिए आपको अगर लोक नृत्य से नहीं मिला क्वेश्चन तो शास्त्रीय नृत्य से 100% मिलता है। मैंने ये देखा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं हर साल यहाँ से आए हैं, मैक्सिमम लोक नृत्य से पूछा गया है, लेकिन लोक नृत्य अगर ऑफ भी कर दिया तो शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अगर शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो जैसे गुजरात का हमारा क्या हो गया, भरतनाट्यम हो गया। ठीक है, कर्नाटक का क्या हो गया हमारा, यक्षगान हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो आपको पता होगा, जो ट्रेंडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमेशा पूछा जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे टॉपिक हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये नृत्य तो आप छोड़कर एग्जाम में ना बैठिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 22 पे। तो 22 में हम बात करें तो देखिए ये भी आपका एक जियोग्राफी का पार्ट है। और ये क्या है, ये सब आपका आर्ट एंड कल्चर था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, कभी कभी इससे एक क्वेश्चन और देखा मैंने कि पूछा रहता है सब भाषाएँ। ठीक है, जो डिफरेंट जगह की जो अलग अलग भाषाएं हैं और जो जनजातियां हैं वहाँ से भी प्रश्न आता है। लेकिन जनजातियों को थोड़ा सा इतना ट्रेंड में नहीं है इसका, मैंने देखा 2 से 3 साल में ये चीज़ें कवर हो रही हैं। तो जो चीज़ें ज़्यादा रिपीटेड नहीं थी उसको मैं लेफ्ट भी कर दिया हूँ, तो जनजाति आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं भारत के प्रमुख झीलें। ठीक है, तो जो हमारी प्रमुख झीलें हैं जैसे वुलर झील हो गई, ठीक है, वैकाल झील हो गई। ये वुलर झील की बात करें तो वो कहाँ है, उसके स्थान भी पूछता है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चिलिका झील कहाँ है, वो उड़ीसा में है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें झीलों से रिलेटेड हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको याद भी होंगी, और नहीं याद होंगी तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे 23 पे। तो 23 जो हमारा है भारत के प्रमुख नदी बांध। ठीक है, तो नदी और बांध की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोयना बांध हो गया हमारा, ठीक है, कहाँ पे है कोयना बांध, आपको पता होगा ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और बात करें इसी तरह से तो बहुत सारे बांध हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे अमरावती बांध है हमारा, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बांध आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस कब मिल जाए यहाँ से कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 25 पे। 25 की अगर बात करें, 24 की, सॉरी 23 तक हो गया। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम 24वें की। तो 24वां है जो हमारा प्रमुख युद्ध। अब देखिए ये हिस्ट्री से उठाया गया है, तो हिस्ट्री से आपको प्रमुख युद्ध मिल ही जाता है कि नहीं। तो ये जो युद्ध हैं इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि किसके बीच में लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, सबसे पहली बात ये। किस स्थान पर लड़ा गया ये, ठीक है, किस टाइम लड़ा गया, ये समय भी पूछा रहता है। ठीक है,
तो इसमें से देखिए क्वेश्चन जब बनते हैं तो मैंने देखा कि वेरी कर रहे हैं, कभी कभी पूछ ले रहा है कि ये जैसे पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया ये पूछ लिया, या फिर उसी का पूछ लिया किस स्थान पर लड़ा गया। तो जैसे पानीपत तो मैंने बोल ही दिया, किस कुछ ऐसे हैं उनका नाम न देकर युद्ध का नाम जैसे कि दिया होता है, दूसरा कुछ स्थान पूछ लेता है किस प्लेस पे लड़ा गया, और टाइम तो पूछता ही है कि किस सन में लड़ा गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। जैसे कि हम बात करें तराइन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आपको पता होगा बहुत ही फेमस युद्ध है, ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तराइन में लड़ा गया था। और अगर बात करें तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम युद्ध में जो है कि पृथ्वीराज की विजय हुई थी, और ये कब युद्ध हुआ था, 1191 में। ठीक है, और जस्ट 1 साल बाद फिर तुरंत जो है कि दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री पूरा पढ़ना और पूरा रट लेना असंभव है। पढ़ना तो ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं 2 बार पढ़ लेते हैं, पर चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। तो ये प्रमुख युद्ध छोड़कर आप नहीं बैठ सकते। देखिए आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रमुख युद्ध आपने पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि 1 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे और ये अगर लेफ्ट कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका मार्क्स पढ़ने के बाद भी चला गया। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए युद्ध में अगर आपको बता दें तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध ये सब फेमस हैं, पानीपत के युद्ध ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं 25 की। 25वां टॉपिक हमारा जो है वो है विटामिन। ये केमिस्ट्री से लिया गया है, तो केमिस्ट्री से देखते हैं कि विटामिन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। केमिस्ट्री से ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग में थे, लेकिन उसमें से जो विटामिन का इंपॉर्टेंस था वो कुछ अलग ही था। इसमें जो हमारे विटामिन हैं, ठीक है, तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, विटामिन के हो गया। ठीक है, ये सब की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और किन फलों को खाने से ये दूर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, और कौन से जैसे जल में घुलनशील हैं कौन से नहीं हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसकी कमी से रोग वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, नहीं तो ये किसके द्वारा दूर किए जाते हैं, ये पूछा जाता है। अगर विटामिन ए की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, ये गाजर खाने से ठीक होता है। ठीक है, गाजर इसका प्रमुख स्रोत है, ये चीज़ है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। इसका रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी का, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, तो इस तरह से सारे विटामिन को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद करना है, मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। और अगर आपको ऑलरेडी ये याद है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स इसको तो याद किए ही होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेंड में ये टॉपिक रहता है। चलिए 26 पे आते हैं, पुरस्कार पे। तो 26 की बात करें हम, तो देखिए अगर हम 26 की हम बात करते हैं पुरस्कार की, ठीक है, तो देखिए अवार्ड कई सारे हैं। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। तो आप देखे होंगे कि अवार्ड से 100% क्वेश्चन आते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड हो गया हमारा, नोबल पुरस्कार हो गया हमारा, और वैज्ञानिक पुरस्कार हो गया इस फील्ड में। ठीक है, तो ये भी कई तरह के डिवाइडेड होते हैं कई पार्ट में। तो ये जो अवार्ड हैं, अवार्ड से एक क्वेश्चन मिलना तय होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आपको अवार्ड पढ़ने हैं, अवार्ड भी बहुत सारे हैं। आप करंट अफेयर में उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अवार्ड ही अवार्ड मिल रहा है, लेकिन कौन सा अवार्ड पढ़ना है ये आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल नोबल वाला हो गया और फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल पुरस्कार जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब जो है कि हम देखते हैं, तो चलिए पुरस्कार की बात हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो 27 है वो है प्रमुख दिवस। ठीक है, तो प्रमुख दिवस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर पूछ लेता है कि जो दिवस हैं उसका दिन पूछ लेता है, डेट पूछता है। ठीक है, जैसे प्रवासी दिवस पूछ लिया। ठीक है, तो प्रवासी दिवस हमारा कब है, 9 जनवरी को है। ठीक है, उस तरह से उसके बाद फिर पूछ लेता है अलग, मान लीजिए खेल दिवस पूछ लिया हमारा, तो खेल दिवस क्या है, 29 अगस्त है। तो इस तरह से युवा दिवस, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी की डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आपका सिलेक्शन दिला भी सकती हैं और आपको एग्जामिनेशन से आउट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसे छोड़कर आप एग्ज़ाम में न बैठें। अब चलते हैं 28 पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वंश और उसके संस्थापक। देखिए ये फिर से हिस्ट्री से उठाया गया, तो हिस्ट्री से कुछ पूछे या ना पूछे ये जरूर पूछता है कि कई सारे वंश हैं और उसकी स्थापना किसने की, उसके संस्थापक कौन थे। जैसे अगर बात करें हम गुलाम वंश की, तो इसके संस्थापक कौन थे हमारे, कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है। बात करें अगर मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का संस्थापक, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसी तरह से कई वंश हैं। अगर मुगल वंश की हम बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे? बाबर थे। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है। तो ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है और 1 मार्क्स आपका दिला कर जाता है। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं ये सब आपके लिए की हैं, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था जो भी वीडियो में जीएस का डाल रहा था, क्वेश्चन आंसर सीरीज, मैंने बहुत सारे सीरीज भी डाले हैं क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। उसमें लड़कों ने ये कहा कि सर कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हों। मेहनत तो बहुत होती है बट नंबर नहीं आते। तो मैंने आपके लिए ये सब किया है, इतना टाइम मैंने दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे जो है बनाए रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। अब देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसे आप ज़रूर पढ़ के एग्ज़ाम में बैठें। और दूसरी चीज़ ये है कि इन सब से मैंने 28 टॉपिक आपको बताए हैं। देखिए, इसको मैंने बहुत एलिमिनेट किया है। जब मैंने प्रीवियस ईयर से छाटा था तो हमारे पास कुल बन कर आए थे 40 टॉपिक। ठीक है। इन 40 में से भी मैं छाट कर ले आया हूँ 28। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, इस वीडियो के थ्रू आपको लाभ मिलता है, तो हमारा ये काम सफल हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स बाय ट्रिक हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में जो ट्रिकी वाला प्ले लिस्ट है उसे खोलेंगे आप, तो उसमें देखेंगे कि इन सब का बाय ट्रिक आपको याद करा दिया जाएगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको ट्रिक से याद भी कराया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन सेट भी रखा है प्रीवियस ईयर का, आप लगा कर संतुष्ट हो जाएंगे और आपका उम्मीद करते हैं इससे फ़ायदा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से लगा हो कि थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है या वीडियो आपके काम की हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा पाएँ। और आपसे एक ही आग्रह करूँगा कि आप एग्जामिनेशन में बैठने से पहले जीएस की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करें। ये पार्ट तो तैयार कर ही लें, इसके साथ साथ 80% के जो पोर्शन है उसको भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। तो फिलहाल इतना आप क्लियर कर लें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।